Student, this is Pankaj Dhiman, faculty member of SVS Law College, Shri Ganganagar. We are studying environmental law, and next question is Earth Summit on Rio Declaration 1992. तो यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, इसको ठीक कर लेना, 1992 है यहाँ पे। देखिए, तो सबसे पहली जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी स्वीडन में, वो एक पहली कॉन्फ्रेंस थी इंटरनेशनल लेवल पे, और सबका ध्यान जो था इन्वायरमेंट की जो डिग्रेडेशन हो रही थी उसका जो है वहाँ पे असर दिखा, और बड़े सारे जो कंट्रीज़ ने इसके रिगार्डिंग बात करना स्टार्ट की, और बड़े सारे लॉ भी जो है अपने अपनी कंट्री में इम्प्लीमेंट किए। इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए एक अर्थ समिट और रियो डिक्लेरेशन हुआ था, और रियो डिक्लेरेशन जो था वो एक एनिवर्सरी थी किसकी, जो आपका स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ था उसकी 20th एनिवर्सरी पे हमने एक रियो डिक्लेरेशन 1992 किया था, जिसको अर्थ समिट के नाम से बुलाया था। तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम आपने पढ़ा, यूनाइटेड नेशन ने ही जो है इसको 1992 में होल्ड कराया था। कहाँ पे? ब्राज़ील में। ब्राज़ील की जो सिटी है रियो डी जेनेरियो, जो इनकी जो है कैपिटल भी है, वहाँ पे ये कॉन्फ्रेंस करवाया गया था, और जो एजेंडे हमने स्टॉकहोम में अडॉप्ट किए थे उनको ही आगे वहाँ पे बढ़ाया गया। और रियो डिक्लेरेशन की वजह से और नई अचीवमेंट भी हमारे सामने आई, जिसमें एजेंडा 21 है, क्लाइमेट चेंज है, बायोडाइवर्सिटी है, और फॉरेस्ट प्रिंसिपल है। इनको भी हम देखेंगे। देखिए, अ कॉन्फ्रेंस ऑन द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट वाज हेल्ड अंडर द ऑस्पिशियस ऑफ द यूनाइटेड नेशन फ्रॉम द जून 3, 1992 to June 14, 1992 in the major Brazilian city of the Rio de Janeiro। तो एक कॉन्फ्रेंस जो थी इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट के बारे में, जो कि हेल्ड हुई थी यूनाइटेड नेशन के थ्रू 3 जून 1992 को, जो चली 14 जून 1992 तक। ये कहाँ पे हुई थी? ब्राज़ीलियन सिटी रियो डी जेनेरियो में। द समिट वाज कन्वेंड ऑन द 20th एनिवर्सरी ऑफ द कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन स्टॉकहोम इन द ईयर 1972। तो ये जो सम्मेलन जो हुआ था, ये जो हुआ था, इसका कारण क्या था कि 20th एनिवर्सरी जो थी स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस की, उसको हम यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे थे। द मेन थीम ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस वाज टू कंसिडर द इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड डेवलपमेंट। इसका जो मेन थी वह कॉन्फ्रेंस का, वो कंसिडर करना इन्वायरमेंट पोल्यूशन और डेवलपमेंट कैसे की जाए। पोल्यूशन को भी ध्यान में रखना है और डेवलपमेंट भी करनी है। दिस समिट वॉज नेम्ड एज द अर्थ समिट। इसको जो है अर्थ समिट के नाम से बोला जाता है। 150 कंट्रीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। पहले स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में 116 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन अर्थ समिट में रियो डिक्लेरेशन में जो है 150 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था। प्रिवेंशन ऑफ environment pollution, management of forest, institutional management, technology transfer, biological diversity and sustainable development were the main issue of the earth summit। तो इस समिट, जिसको अर्थ समिट भी बोला जाता है, रियो डिक्लेरेशन भी बोला जाता है, इसका मेन पर्पस क्या था? इन्वायरमेंट को, पोल्यूशन को प्रिवेंट करना, फॉरेस्ट को मैनेज करना, इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट करना, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करना। डेवलप कंट्री जो है, डेवलपिंग कंट्री को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे ताकि बेटर प्रोटेक्शन ऑफ जो है इन्वायरमेंट हो सके। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को देखना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो मेन फोकस था यहाँ पे इस अर्थ समिट में। अब रियो डिक्लेरेशन, इसको और देखते हैं थोड़ा सा, जिसको अर्थ समिट भी बोला जाता है। At Rio Conference 1992, a declaration was unanimously adopted. Those draft was adopted in the March 92। तो जो भी यहाँ पे डिक्लेरेशन हुई, इसको यूनानिमसली एक्सेप्ट कर लिया गया। द फॉलोइंग आर द 5 अचीवमेंट ऑफ द रियो कॉन्फ्रेंस। तो इसकी 5 अचीवमेंट थी। एक तो रियो डिक्लेरेशन खुद, एजेंडा 21 बनाया गया, जिसको पढ़ेंगे हम। क्लाइमेट चेंज पे भी बात की गई, बायोडाइवर्सिटी और फॉरेस्ट प्रिंसिपल पे भी बात यहाँ पे की गई। अब रियो डिक्लेरेशन में देखते हैं। रियो डिक्लेरेशन में 27 प्रिंसिपल यहाँ पे यूनानिमसली बिना किसी जो ऑब्जेक्शन के यहाँ पे एक्सेप्ट किए गए। क्या क्या प्रिंसिपल थे? सेंट्रल टू द ह्यूमन सस्टेनेबल थ्योरी। तो जो आपने जो ग्रोथ करनी है, डेवलपमेंट करनी है, वो ह्यूमन सस्टेनेबल थ्योरी पे बेस होनी चाहिए। एवरी ह्यूमन इज इंटाइटल्ड टू द हार्मनी, और ह्यूमन सस्टेनेबल थ्योरी चाहिए, मतलब ह्यूमन को फोकस करके करना है। तो एवरी ह्यूमन इज इंटाइटल्ड टू द हार्मनी, हेल्थ एंड प्रोडक्टिव लाइफ ऑफ नेचर, बिकॉज एट द हार्ट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द ह्यूमन बीइंग। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो हार्ट है, जो मेन जो हमारा जो लक्ष्य है, वो ह्यूमन बीइंग को जो है उसकी हेल्थ
और उसकी लाइफ को जो है प्रोटेक्टेड वहाँ पे बनाना है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट तभी पॉसिबल है जब ह्यूमन बीइंग वहाँ पे होंगे। तो हमारा जो भी काम होगा वो ह्यूमन बीइंग को ध्यान में रख के होगा। Sovereignty of the state, every nation has a sovereign right under the international law to exploit its resources in accordance with the environment and development policy। हर एक कंट्री के पास ये राइट है कि वो अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, लेकिन इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए। गारंटी ऑफ द डेवलपमेंट, एवरी नेशन शुड एक्सरसाइज its right to development in such a way that present and future generation can get development and clear environment in the equitable manner। हर एक कंट्री को राइट है कि वो अपने आप को डेवलप कर सके, लेकिन उनको डेवलप इस तरीके से होना जो उनकी प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन हो उसको उस डेवलपमेंट का फ़ायदा हो और एक क्लीन इन्वायरमेंट आप उनके लिए छोड़ के जाएँ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, environment protection and the development should be part of the same process, so that in the process of the development there is a concern of the environment protection and the object of the sustainable development can be achieved। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या है कि आपको अपने नेचुरल रिसोर्सेज इस तरीके से यूज़ करने हैं ताकि आप रिसोर्सेज जो है बिल्कुल ही एक्सप्लॉइट ना कर दें, ख़त्म ही ना कर दें, उनको जो आपकी आने वाली जनरेशन है उनके लिए भी रखें और वो भी जो है क्लीन इन्वायरमेंट और उन रिसोर्सेज को जो है यूज़ कर सकें। इसके अलावा इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, तो जो ये ऑब्जेक्ट होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कि पॉवर्टी को जो है इरेडिकेट किया जाए, ख़त्म किया जाए। प्रेफरेंस टू द डेवलपिंग स्टेट्स, जो मेन प्रेफरेंस दी जाएगी वो डेवलपिंग स्टेट को दी जाएगी, उनकी डेवलपमेंट के लिए काम किया जाएगा और वहाँ पे जो है इंटरनेशनल वर्क और इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट जो है बराबर की जाएगी। कंजर्वेशन ऑफ इकोलॉजी, तो जो परिस्थिति तंत्र है उसको कंजर्व करना है। इन रिलेशन टू द ग्लोबल इकोलॉजी, ग्लोबल इन्वायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ईच कंट्री शैल कॉन्ट्रीब्यूट कॉम्पनसेट विद द फाइनेंशियल सोर्स एंड कॉर्पोरेट द स्पिरिट ऑफ ग्लोबल पार्टनरशिप। तो हमें कहीं ना कहीं इकोलॉजी जो है हमारी, जो हमारा परिस्थिति तंत्र है उसको जो है यहाँ पे क्या करना है, कंजर्व करना है फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ग्लोबल इन्वायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी के लिए। पॉपुलेशन पॉलिसीज़ बनाना बहुत ज़रूरी है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर एक नेशन की कि वो अपने देश में जो है पॉपुलेशन को कंट्रोल करें और उससे रिलेटेड जो है जितने जल्दी हो सके पॉलिसीज़ लेके आएँ। नेक्स्ट है इंक्रीज़ इन साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल नॉलेज। इसके अलावा जो नेशन जिनके पास जो डेवलप है, जिनके पास टेक्नोलॉजी है, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी है, उसको वो क्या करें, कोऑपरेट करें उन कंट्री के साथ जिनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उस सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल को अचीव करने के लिए। सॉल्यूशन ऑफ द इन्वायरमेंट प्रॉब्लम, every person of every country will have a right to obtain the information related to the environment available with the public authority to the country and participate in the decision making process। हर एक कंट्री के सिटीज़न को ये राइट है कि वो इन्फॉर्मेशन जो है इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग गवर्नमेंट से ले सकता है और उनकी गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ क्या क्या स्टेप उठा रही हैं इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन से रिलेटेड उसकी इन्फॉर्मेशन ले सकता है, और जो कंट्री का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है इन्वायरमेंट को बेटर करने के लिए उसमें भी पार्टिसिपेट जो है हर एक सिटीज़न ऑफ कंट्री जो है कर सकता है। इन्वायरमेंट लेजिस्लेशन करना बड़ा ज़रूरी है, कानून बनाने की वहाँ पे ज़रूरत है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन वहाँ पे बहुत ज़रूरी है। तो इंडिया में आपने देखा कितने सारे कानून बने हुए हैं। प्रिंसिपल ऑफ ओपन इकोनॉमिक सिस्टम, इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी कंट्री टू कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ एन ओपन इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर एक कंट्री की कि वो जो है कंट्रीब्यूट करें ओपन इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम में, ऑपरेशन ऑफ द स्टेट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द इंटरनेशनल लॉज। तो इंटरनेशनल लॉ को डेवलप करने में जो है स्टेट्स जो है क्या करें, सहयोग वहाँ पे करें। टू डिस्करेज द इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन जो हो रहा है, इन्वायरमेंट का जो स्टैंडर्ड है उसमें जो लगातार जो है डिग्रेडेशन हो रहा है, कम होता जा रहा है इन्वायरमेंट हमारा साफ़ सुथरा, उसको डिस्करेज हमने करना है। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, हमें प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल को यूज़ करना है। मीन्स कोई बड़ी घटना होने से पहले ही, पोल्यूशन और ज़्यादा फैलने से पहले हमें उसके पहले ही प्रिकॉशनरी मेजर जो है अडॉप्ट कर लेने हैं। पोल्यूटर पेज बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि ईच कंट्री विल अडॉप्ट अ पॉलिसी ऑफ internationalization with respect to the economic cost under which the person responsible for the pollution of the environment should bear the cost of measure to be taken protection prevention and mitigation of the pollution। तो यहाँ पे यही बोला गया कि जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है पोल्यूशन को फैलाने में उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी, वहाँ पे उसके लिए सारे कॉम्पनसेशन सारी कॉस्ट बेयर करने की, इसको पोल्यूशन पेज बोला जाता है। अगर कोई फैक्ट्री कोई कंपनी
कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वहाँ पे पोल्यूशन जो है एमिट कर रही है, तो अगर वहाँ पे किसी पर्सन को उसकी वजह से नुकसान होता है तो उसी फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की ये जिम्मेवारी बनेगी कि वो उसके लिए पे करेगा, कॉम्पोजिशन वहाँ पे पे करेगा। तो पोल्यूटर पे का प्रिंसिपल जो है दुनिया के हर एक कंट्री को जो है अडॉप्ट करना पड़ेगा। इवैल्यूएशन ऑफ द इन्वायरमेंटल एफर्ट, इंटरनेशनल लेवल पे जो भी असेसमेंट हुई है, जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो है हमने जो है डेवलपमेंट की है, उसकी सारी इवैल्यूएशन जो है टाइम टू टाइम जो है होनी चाहिए। नोटिस ऑफ द नेचुरल डिस्ट्रक्शन, तो इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ एवरी कंट्री टू इमीडिएटली इन्फॉर्म दोज कंट्रीज ऑफ नेचुरल डिस्ट्रक्शन एंड द एमरजेंसी एक्सीडेंट। जो भी एमरजेंसी एक्सीडेंट किसी कंट्री में होते हैं ड्यू टू इन्वायरमेंट पोल्यूशन या फिर कोई नेचुरल डिस्ट्रक्शन होता है, उसकी इमीडिएट जो है इन्फॉर्मेशन जो है सभी कंट्रीज़ के साथ वहाँ पे शेयर की जाए इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ, ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो असिस्ट कर सके उस कंट्री को जहाँ पे इफेक्ट हुआ है नेचुरल डिस्ट्रक्शन का और इमरजेंसी एक्सीडेंट का। नोटिस ऑफ एक्टिविटीज़ हैविंग इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट, ऐसे कोई भी जो है एक्टिविटी जिससे इन्वायरमेंट को कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहा है, नुकसान हो रहा है, उसकी उस कंट्री की ये जिम्मेवारी है कि वो अपनी नेबर कंट्री को, पूरे वर्ल्ड को जो है उसकी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम दे। प्रोविज़न रिलेटेड टू द कॉपरेशन ऑफ द वुमेन, वुमेन का कॉपरेशन जो है बहुत ज़रूरी है फॉर द बेटर इन्वायरमेंट एंड बेटर प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट। कोऑपरेशन विद द यूथ, यूथ का कॉपरेशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कोऑपरेशन ऑफ द नेटिव कंट्री, तो नेटिव कंट्री जितनी भी हैं उनका भी कोऑपरेशन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन और उसकी मैनेजमेंट के लिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। प्रोविजन रिलेटेड टू पुअर एंड अनेबल पर्सन, तो अनेबल पर्सन और पुअर पर्सन जो है उनके लिए जो है स्पेशल लॉज वहाँ पे बनाए जाने चाहिए। द एनवायरमेंट एंड द नेचुरल सोर्सेज शुड बी प्रोटेक्टेड फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पुअर एंड अनेबल पर्सन, तो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट हमने पुअर और अनेबल पर्सन के लिए करना है। रूल्स फॉर द वॉर पीरियड, अगर दो देशों के बीच में वॉर है तब भी उनको इन्वायरमेंट के जो इंटरनेशनल लॉ हैं उनको फोकस करना है, कॉपरेट करना है और इस तरीके के वेपन यूज़ नहीं करने हैं जिससे कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट हमारा ख़राब हो। पीस, डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, जो पीस है, डेवलपमेंट है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन है, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे के पूरक होने चाहिए। सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट से रिलेटेड दो कंट्रीज़ के बीच में दो जो भी डिस्प्यूट चल रहे हैं, जो भी जो है उनके बीच में झगड़े चल रहे हैं, उनको जो है आपस में मिल बैठ के यूनाइटेड नेशन के चार्टर के अकॉर्डिंग जो है उनको सॉल्व करना चाहिए। कोऑपरेशन ऑफ द स्टेट, तो स्टेट की कोऑपरेशन जो है आपस में बहुत ज़रूरी है, गुड फेथ में वो काम करें ताकि जो है हमारा जो इन्वायरमेंट जो है वो पोल्यूशन फ्री वहाँ पे हो सके। तो ये आपके पास अर्थ समिट था, इसको रियो डिक्लेरेशन भी बोला जाता है और इसका मेन फोकस जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कि हमें डेवलपमेंट भी करनी है और अपने नेचुरल रिसोर्सेज को भी जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए सेव करना है। थैंक यू सो मच।